आज भोजपुरी में बोले के मन ऐसे कर रहल बा कि भोजपुर के माटी बहुत मजबूत होला। आई माटी के लोग कोरोना से लड़े में बहुत ज्यादा ये कर रहल बा, संघर्ष कर रहल बा। आज कोरोना से बचे खातिर सब लोग लॉकडाउन के प्रयोग कर रहल बा, हमहू कर रहल बानी, क्योंकि हमनी के देश के राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था इतना सक्षम नहीं है कि हमनी ओकरा से संघर्ष कर सकीले। बहुत ज्यादा ऐसे बचाव खातिर लॉकडाउन सबसे बढ़िया रास्ता निकालल गईल बाटे, सोशल डिस्टेंसिंग। एकर पालन करके ही हमनी ओकरा से जीत सकीले, बचाव कर सकीले, और ई पालन लोग कर रहल बा। लेकिन यही बीच में कुछ हमार प्रशासन के लोग से शिकायत भी बा। ऐसा भी खबर आ रहा बा कि प्रशासन के लोग जितना इमरजेंसी सेवा खातिर नंबर दिले बा लोग अखबार में रोज प्रकाशित हो रहा बा, जब लोग ओकरा पर डायल करता तो उठावत नहीं खे लोग। तो दो चार पहले हमहू कोशिश कईनी, 100 नंबर जन बा इमरजेंसी जन बा, 100 नंबर डायल कैला पर कोई उठावेला ना ओकरा के। तो खैर बहुत बड़ा बात नहीं खे। ऐसे कि एक पूर्व के एगो चीफ जस्टिस रहन पटना हाई कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस मेनन साहब, वो खुद एक दिन कहले कि हम लगाए 100 नंबर पर, तो मेरा फोन किसी ने नहीं उठाया। तो जब राज्य के मुख्य चीफ जस्टिस के, मुख्य न्यायाधीश के जब फोन ना कोई उठावेला था, हम लोग के का हालत बा, ये बहुत चिंता के बात नहीं खे। और यदि प्रशंसा करे के चाहिए तो सुझाव भी देवे के चाहिए। यही बहुत स्ट्रांग आपत्ति बा प्रशासन के प्रति, सरकार के प्रति हमार, कि यदि आप नंबर डायल किए हैं तो नंबर को उठाया कीजिए। इतना ही नहीं, प्रशासन के लोग जो अपना व्हाट्सएप नंबर है बिहार सरकार की डायरी में, विधान परिषद की डायरी में, विधानसभा की डायरी में, उस व्हाट्सएप को भी लोग अपडेट नहीं करते हैं। पता नहीं, हम उनकी शिकायत बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हैं, वो बहुत व्यस्त हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान न करे कुछ ऐसी संकट के घड़ी में भी लोग करें और आप उसको ना उठाएं। और आप प्रशासन के लोग हैं, बड़े लोग को, ये आम आदमी क्यों इस पर आपको अननेसेसरी फोन करेगा? और जो अननेसेसरी फोन आपको करता है उस पर आप कार्रवाई करिए, आप सक्षम प्राधिकार हैं, लेकिन आम लोगों का फोन उठाइए। नहीं होता है तो अपने लोगों को दीजिए, कम से कम जो आपके साथ में आपको मैसेज कम्युनिकेट करें कि फलाने का फोन था। चलिए, ये शिकवा शिकायत तो हो गई। एक आग्रह ये है शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों से है कि शिक्षक लोग हड़ताल पे लंबे समय से हैं। हमने आज एक अपील देखा है सरकार का, शिक्षकों से आग्रह किया जा रहा है कि कोरोना आप लोग मानवता के रक्षार्थ, मानवता को देखते हुए हड़ताल से वापस आ जाइए। तो मुझे यहाँ, मैं बिल्कुल न शिक्षकों के पक्ष में हूं, न सरकार के पक्ष में हूं, मैं एक आम आदमी हूं। मेरे मन में यह ख्याल आता है, मेरा ये विचार है, एक सलाह भी है कि शिक्षक लोग का बहुत ही समाज में उनकी एक जवाबदेही जो होती है अन्य समाज के लोगों से ज्यादा होती है। इसलिए शिक्षक लोग खुद विद्वान होते हैं, गुणी होते हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए। आदरणीय शिक्षकों को विचार करना चाहिए कि संकट के समय में, चूंकि जो लोग भी परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं, उन्होंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। घर स्क्रीनिंग होना है, क्योंकि सरकार, भारत की सरकार, सभी लोग चाह रहे हैं कि कोरोना के मरीजों की खोज की जाए, घर घर में टेस्ट कर ये कराया जाए, या राशन पहुंचाई जाए, लोगों की सेवा की जाए। तो हम समझते हैं कि जरा सा आप लोग विचार करेंगे तो ऐसा कहीं अपने आप को नहीं पाएंगे कि आप लोग सेवा नहीं करना चाहते। आप लोग भी सेवा करना चाहते हैं। रही सवाल सरकार की, तो सरकार हम ही और आपने बनाया है ना,
आपस की लड़ाई, आपस के संघर्ष, आपस के ये क्या कहते हैं मतभेद, आपस के हितों की बात, सरकार के हित की बात, आपकी अपने हित की बात, यह सब कोरोना के संकट से निकलने के बाद भी आपके पास अवसर है। लेकिन आपके असहयोग से यदि कुछ नुकसान ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं एक गलत संदेश समाज को जाएगा। मैं इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि मैं इस राज्य में कई दफा जब जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में हड़ताल डॉक्टर करते हैं, चिकित्सक करते हैं, तो मैं सेतु की तरह आता हूं, कोर्ट से हो जैसे भी हो, मैं आग्रह करता हूं, विनती करता हूं और हड़ताल में तोड़वाता हूं। लेकिन चूंकि अभी सारी चीजें बंद हैं, इसलिए बिल्कुल हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि समाज सबसे पहले होता है, तो समाज के हित में आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए। और आप तोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे समाज की एक बड़ी सहानुभूति आपके साथ जाएगी, लोगों की सहानुभूति जाएगी, और लोग ही सरकार बनाते और बिगाड़ते हैं। और सरकार भी कोई भी सरकार हो इतनी असंवेदनशील नहीं होती है, और मैं समझता हूं सरकार आपकी जायज मांगों को मानेगी। और इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि हड़ताल तोड़िए। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि मैं सरकार की तरफ से बोल रहा हूं, मुझे किसी ने कहा नहीं, मैं अखबार रोज पढ़ता हूं, आज अखबार में मैंने देखा है तो हमने आपसे अपील किया है। और रहा सवाल आप लोगों के हित की बात की, मैं न सरकार में हूं, न मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, लेकिन यदि मुझसे कुछ बन पड़ेगा, आप लोग मुझसे सुझाव मांगेंगे, मैं निश्चित तौर पर आपके साथ खड़ा दिखूंगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए मानवता के रक्षार्थ। और इस कोरोना के संकट में यदि आप लोग हड़ताल में हैं तो इसका एक बड़ा मैसेज, गलत मैसेज देश के कोने कोने तक जाएगा कि इस संकट की घड़ी में हमारे राज्य के शिक्षक हड़ताल पर हैं। आप लोग हड़ताल तोड़ दीजिए। दूसरा बहुत चिंता का विषय यह है कि आज टेलीविजन में देख रहा था, न्यूज़ 18 देख रहा था, भागलपुर में पीडीएस का जो अनाज है वो जो दिखा रहे थे, वहां के लोग दिखा रहे थे हाथों में उठाकर, वो अनाज मानो तो क्या जानवर भी नहीं खाएगा, जानवर भी खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। दानापुर पटना का ये मैंने देखा है। जिलाधिकारी महोदय बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत कर्मठ माने जाते हैं। आपसे आग्रह है कि जितना जल्द हो सके, दानापुर की जो घटनाएं टेलीविजन पर, कोई चैनल छोटा नहीं था, न्यूज़ 18 पर मैंने देखा है कि दानापुर में पीडीएस का जो अनाज है वो घटिया दिख रहा है, जानवर भी नहीं खा सकते, आदमी की बात छोड़ दीजिए। तो आप कम से आपकी एक जवाबदेही बनती है कि पटना जिले में पीडीएस का जो अनाज का जो वितरण हो रहा है, गरीबों के हक की हकमारी नहीं हो। और मैं आम लोगों को बता रहा हूं कि मैंने पिछले साल 1918 ये अप्रैल 18 में ही 2018 में मैंने एक जनहित याचिका दायर किया था। 17 जिलों के जिलाधिकारी की चिट्ठियां आज भी मेरे घर में है, कोर्ट में भी मैंने दिया था। उसमें यह लिखा था कि जो अनाज है वो अप टू मार्क नहीं है, मानव के खाने के लायक नहीं है। हमने इस बात को कोर्ट में उठाया था, सुधार उस समय काफी हुआ। और फिर इस तरह की गलतियां दोहराई जा रही हैं। और मैं बता रहा हूं, एक एक्ट है भारत सरकार का, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। भैया ऐसा है कि जब भारत सरकार ने ही यह कानून बना दिया है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब होता है कि किसानों से जो अनाज लिए जाएंगे वही अनाज सबसे पहले बाहर किए जाएंगे, लोगों में बांट दिए जाएंगे। तो जब किसानों का नया अनाज सबसे पहले जो आएगा वही सबसे पहले बट जाएगा, तो आखिर ये सड़ा गला अनाज कहां से आ रहा है? स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं, और इससे ही बड़ा और पाप नहीं हो सकता है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मुझे आक्रोश है, कहने के लिए विवश हो रहा हूं कि मेरा वह राज्य है जो गरीबों के निवाला को छीनने में भी, से रोकने में भी सफल नहीं हो पा रहा है। इस कोरोना के संकट के घड़ी में सरकार के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय होना चाहिए
तो वह गरीबों के अनाज की हकमारी को रोकने का होना चाहिए। ईमानदारी और इच्छा शक्ति, यदि सरकार की इच्छा शक्ति हो गई कि नहीं मैं अनाज की कालाबाजारी नहीं होने दूंगा, मैं सड़े गले अनाज कैसे चले गए वहां मैं रोक लूंगा। 24 घंटा इसके लिए सफिशिएंट टाइम होता है। 24 घंटा, क्योंकि मुझे कुछ करना है तो 24 घंटा बहुत होता है। और मैं आम नागरिक हूं, थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता हूं। सरकार से मैं आग्रह भी करता हूं कि सरकार यदि चाहे तो मेरा सहयोग ले सकती है। मैं अपने जीवन को संकट में डाल करके समाज के लिए आके और सरकार के लिए आकर के उन गरीबों की हक की लड़ाई को लड़ने को तैयार हूं, उनके हक को दिलवाने को तैयार हूं। और मुझे मजबूरी में लॉकडाउन तोड़ने के लिए विवश हो जाना पड़ेगा। आप डाल दीजिएगा मुझे बेउर में, रहेंगे वहां पर, लेकिन यह बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मैंने जो अनाज देखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी आप देखिए, चिंता का विषय है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप चिंतित नहीं होंगे, आप भी चिंतित होंगे, आप भी एक इंसान हैं। मदन साहनी जी, आप मंत्री जी हैं, माननीय मंत्री जी हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है इस राज्य के लिए कि माननीय न्यायालय के साल भर के आदेश के बाद भी लिबर्टी थी, फिर कोर्ट ने कहा है आपके यहां हमारी अपनी आवाज लगाने के लिए। क्या हो रहा है ये सब? गरीबों के हक को मारने वाले जो लोग भी होंगे, मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कह रहा हूं, पूरे सिस्टम के लोगों को कह रहा हूं, इस गरीबों का एक एक रोआ यदि रोता है, आंसू गिरती है, तो ऊपर वाले का मार दिखता नहीं है, जब पड़ता है तो समझ में आता है, हाय लगेगी। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं सोशल साइट पर, आपकी टेक्नोलॉजी बहुत हाई आप लोगों की है, कौन क्या बोल रहा है सब पर नजर है। मेरे इस आवाज पर नजर रखिएगा और आप 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई करिए लोगों के ऊपर जिन लोगों ने इस तरह का गंदा खेल खेला है। गरीबों का हक मत मारिए संकट के समय में। ऐसे भी हम लोग बहुत प्रतिष्ठित हो चुके हैं, बिहार के लोग पूरे देश में और समाज में। 3 रुपया 2 रुपया का अनाज कोई शौक से नहीं खाने जाता है, लेने जाता है। चलिए, ये अनाज की बात हो गई। और मैं ये कहना चाह रहा था, ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है? कम से कम संकट के समय में लोगों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठना चाहिए। उस गरीबों के अनाज का जो कमीशन खाओगे, उससे बहुत ज्यादा ये नहीं होगा। सब कुछ यहीं पर है, धरती पे है। म्यूट का हकमारी करोगे, जो आप अनबोलता धन होता है उसकी हकमारी करोगे, गरीबों की हकमारी करोगे। मैं तो बहुत दुखी हूं, शर्म आता है कि जिस गरीब का कोई रोल नहीं था इस देश में, जिस मजदूर का कोई रोल नहीं था कोरोना में, आज वही सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, उसे ही सब जगह रोका जा रहा है। न तो वो कोरोना न अपने घर पे आ रहा है, न स्वच्छ सही तरीके से वो अपना अन्न ग्रहण कर पा रहा है। और भगवान का कॉन्सेप्ट, धरती पर जो लोग दिखते हैं वो मानव ही है। विवेकानंद ने कहा है, स्वामी विवेकानंद ने, मैं उस मानव का पुजारी हूं जिसे अज्ञानी लोग मानव कहते हैं। जी, मैं उस भगवान का पुजारी हूं मैं उस मानव का पुजारी हूं जिसे अज्ञानी लोग भगवान कहते हैं। जो भी है मिस कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि मानुष का प्रथम अक्षर ही मां है। मानुष की उपेक्षा बंद करना चाहिए। कितना चाहिए आपको? जितनी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, वैसे लोगों से आग्रह है कि विकास का पैसा वो सब है और वो आम लोग का पैसा है। अपनी बिल्डिंगें जिन लोगों ने खड़ी की है, मैं व्यवसायियों का विरोध नहीं कर रहा हूं। व्यवसाय करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, कमाइए, लेकिन इस समय डीलर
महोदय से लेकर, मैंने पिछले लाइव में भी कहा था कि बहुत बड़ी जवाबदेही इस पूरे राज्य के हर जिले के एसडीएम साहब की और एमओ साहब की है। पहले तो लोगों ने फोन से बताया था, लेकिन आज मैंने न्यूज 18 पर लाइव देख लिया है कि भागलपुर में अनाज जो दिख रहा है वो मानव के खाने के लायक नहीं है। जानवर क्या खाएगा? जानवर भी नहीं खाएगा। दानापुर पटना राजधानी में है, और यह तभी हो रहा है जब कहीं ना कहीं सिस्टम के लोग सहयोग कर रहे हैं। और एक चीज और, पीएमसीएच, सब स्वास्थ्य पे हम लोग आ जाएं। कोरोना की आड़ में आज भी सामान्य मरीजों की उपेक्षाएं हो रही हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आज के अखबार की बात, यह सामने है, आप लोग देख लीजिए। एक बड़े अखबार ने यह छापा है, कोरोना के खौफ से कैंसर के मरीजों की हो रही अनदेखी, पीएमसीएच में आधे से अधिक बेड खाली। बहुत सारे मरीजों का व्यक्तिगत जिक्र है इसमें, सेकाई नहीं हो रही है, डॉक्टरों उन्हें देख नहीं रहे हैं, डॉक्टर दूर से ही देखकर चले जा रहे हैं। मैं बता दूं कि मैंने जब अपनी शुरुआत के दौर में की थी पीएमसीएच सुधारने के लिए, उस समय के एचओडी के बारे में सामने आई थी बातें कि पीएमसीएच के मरीजों को ले जाकर के अपने राजेंद्र नगर या कंकड़बाग में आवास था, वहां पर वो पानी तक चढ़ाया करते थे। हालात बहुत नहीं बदले हैं। आज भी खास दवा की दुकानों से ही दवाएं मंगाई जाती हैं पीएमसीएच कैंसर वार्ड में। पीएमसीएच के कैंसर वार्ड के जो एचओडी होते हैं, कैंसर के एचओडी होते हैं, वो रिकॉग्निशन क्या कहते हैं उसको, ये रिक्वेशन तक नहीं देते हैं दवा खरीदने के लिए, जब सरकार पैसा दे रही है कैंसर का। लेकिन पता नहीं सरकार के पास आज तक ऐसा कुछ क्यों नहीं है ऐसे लोगों पे नियंत्रण रखने का। अब तो सरकार ने आदेश कर दिया है कि नहीं, जनरल मरीजों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। तो कैंसर से भी कोई गंभीर बीमारी होती है क्या? फिर आज उस तरह से निकला है। पीएमसीएच के अधीक्षक से भी मांग कर रहा हूं और स्वास्थ्य विभाग से तो मांग कर ही रहा हूं कि कम से कम जनरल मरीजों की उपेक्षाएं नहीं हो। जब आप कोरोना के लिए संघर्ष हो रहा है, कोरोना के मरीज आपके पास आ रहे हैं, अभी तक बिहार में सिर्फ एक मौत हुई है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे हेल्थ सेक्टर के लोगों ने जो सहयोग किया है, आम लोगों के सहयोग का नतीजा है कि अभी तक मौत सिर्फ एक हुई है। इसके लिए जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सभी कोरोना योद्धाओं को, इस राज्य के लोगों को आभारी होना चाहिए उनके प्रति। लेकिन आइसोलेशन वार्ड में जनरल मरीज कोई भी जा रहा है उसको भेज देना, 4 दिन 5 दिन तक उसका रिपोर्ट नहीं आएगा, इस बीच में बहुत सारी मौतें हो रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोगों की वजह से पूरा सिस्टम और पूरा ये जो है बदनाम होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं पीएमसीएच के सारे डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन जो लोग भी कर रहे हैं, अधीक्षक और प्रचार की जवाबदेही है कि वो इसको देखें कि उपेक्षाएं कैसे हो रही हैं, रूटीन वर्क में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 2 कैदी भाग गए, पीएमसीएच के खिड़की को तोड़ करके कैदी वार्ड से 2 चोर भाग गए, वहां से मतलब कैदी भाग गए। कैदी के भागने का, भगवाने का, ज्यादा दिन तक स्टे करने का ये लंबा खेल पीएमसीएच में चल रहा है। किनकी ड्यूटी थी वहां पर? पुलिस वाले क्या कर रहे थे? कैसे वहां से कैदी भाग गया? और कैदी यदि खिड़की तोड़कर भाग गया, इसका मतलब खिड़की लाचार, वो कैदी लाचार नहीं था, वो स्वस्थ कैदी था, तभी उसने जोर लगाकर खिड़की तोड़ा होगा। खिड़की लाचार थी, या कह लीजिए कि खिड़की की लाचार थी, वहां पीएमसीएच की सारी व्यवस्था लाचार है। खिड़की कमजोर होगी तभी, या वो कैदी ताकतवर होगा तब तोड़ दिया उसने। लेकिन पीएमसीएच का कैदी को ज्यादा दिन रखने का खेल, कैदी को भगाने का खेल, यह लंबे समय से चल रहा है। यह वर्तमान अधीक्षक और प्रचार की बहुत बड़ी जवाबदेही है कि आखिर कैसे वो गया,
कौन से लोग ड्यूटी में थे? स्टाफ वहां क्या कर रहा था? और क्या बाथरूम की खिड़कियां कमजोर थी तो कोई देखने वाला नहीं था उसे? उसकी रिपेयरिंग क्यों नहीं हुई? एक बार कहा गया था हमारे केस में, ऑनरेबल जस्टिस ने कहा था, कटरियार साहब ने, गॉड रिस्टोर पीएमसीएच। अब गॉड रिस्टोर हेल्थ डिपार्टमेंट का मामला है, ईश्वर ही बचाएगा उसे। बहुत सारी चीजें हैं, कोरोना के वक्त में मिलकर हम लोग को संघर्ष करना है। युवा वर्ग से मैं फिर कह रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि कोरोना से सीखिए, आपसी भाईचारा, आपसी सहयोग सभी जगह लोग कर रहे हैं, और बढ़ चढ़ के करिए। देखिए कि आपके आस पड़ोस में कोई इस संकट की घड़ी में भूखा नहीं रह जाए। बहुत से ऐसे परिवार के लोग हैं सब जो मध्यम वर्गीय होंगे, वो लज्जा से बोलते भी नहीं हैं, क्योंकि बाढ़ में सामान वितरण करने का मुझे बहुत गहरा अनुभव है। बाढ़ में कोई इफेक्टेड होता है तो 2 ही लोग इफेक्टेड ज़्यादा होते हैं। बड़े लोग को तो बड़े स्तर से मिल जाती है, जो नीचे के लोग होते हैं वो अपना किसी तरह से संघर्ष करके ले लेते हैं। मध्यम वर्ग के घर की महिलाएं न मध्यम वर्ग के लोग सड़कों पर जल्दी उतरते हैं, क्योंकि वो बीच में होते हैं, इसलिए उनको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आम लोगों से आग्रह है कि ये नज़र रखिए आप लोग आपस में, किसी को कोई भी कष्ट होता है, यदि आप सक्षम हो कुछ मदद करने के लिए तो मदद जरूर करिए। और आप जो मदद करेंगे संकट के समय में, किसी को मदद किया हुआ आपका जो कार्य है उसका कई गुना वापस आता है। मैं अपनी बारे में बता दे रहा हूं, मधेपुरा और सहरसा के फ्लड में मैं पटना से गया था 2 ट्रक सामान लेकर। 7 दिन का मेरा एफर्ट था। वेटनरी से मैं जुड़ा हुआ, बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, डॉक्टरों ने, कि भाई वहाँ पे मानव के लिए तो बहुत सामग्री जा रही होगी, चारा लेकर चले जाइए आप। तो उन लोगों ने जैसा हमको सजेस्ट किया था 4 केजी और 1 केजी का पैकेज करा दिया था। हम लेकर गए थे, स्वयं गए थे वहाँ पर। तो वहाँ पर हमने जो जानवरों के लिए जो नाद रखा हुआ था, उसमें मक्का का सूखा सूखा डंटा उसको चबा रही थी। जैसे मैं पैकेट खोलता था उसके नाद में डालता था, पानी डालने के पहले ही वो इतने मतलब कि व्याकुल होकर के उसका वो मवेशी खाना शुरू करते थे। वो अब मुझे सीन याद है, और मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां से लौटने के कुछ ही दिन के बाद मैं रिलायंस इंडस्ट्री और CNIBN के द्वारा रियल हीरो अवार्ड से सम्मानित हुआ। 1 महीने के अंदर मुझे उस पुण्य अच्छे कार्य करने का नतीजा मिला। आप जो कुछ भी करते हो, सोसाइटी उसको 10 टाइम्स वापस करती है, ऊपर वाला वापस करता है। तो अभी संकट के समय में अनाजों की हकमारी गरीबों का नहीं हो इस राज्य में। बढ़ चढ़ करके और सहयोग होना चाहिए एक दूसरे को। बीमारी में उसकी इलाज में लोगों को और मदद करनी चाहिए। शिक्षकों से भी, शिक्षक ये सब भी है। जो हड़ताल पे, उनको हड़ताल से वापस आना चाहिए। एक और बात, और ये वाला मैं अभी थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ फोन आया, वो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिनका तनख्वाह नहीं मिला है, उनको वेतन 5-6 महीने से नहीं मिली है। उसमें से कुछ लोग तो ऐसे आए जो 34,000 की जो बहालियाँ हुई थी, 34,500 जो बहुत दिनों के बाद एक तो बुढ़ापे में लोगों को नौकरी मिली, सिस्टम का दोष, लेकिन वैसे लोगों को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिला इस राज्य में। हमारा सिस्टम कर क्या रहा है? या तो ऐसा एक निर्णय हो जाए कि कोई भी लोग जो है तनख्वाह नहीं लेंगे, सभी लोग नहीं लेंगे। दिवालिया हो गई हमारी सरकार तो, और दिवालिया नहीं हुई है तो फिर इस तरह का जिसको जो काम करना हो काम सही तरीके से कर क्यों नहीं रहा है? समझ में नहीं आता है आखिर क्या हो रहा है, क्या हो गया है। आप लोगों से विवेक विश्वास जुड़े हुए हैं। अमित कुमार, विवेक विश्वास,
अब जितने लोग जुड़े हैं पाठक हैं, श्रवण पाठक, श्रवण पाठक, जितने लोग जुड़ रहे हैं, जितने लोग वाच कर रहे हैं, हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आप लोगों से आग्रह है कि मैं थोड़ा सा यदि कहीं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो उसको करेक्शन करने के लिए भी आप लोग लिखिए, क्योंकि मेरा मानना है कि मनुष्य को रोज कुछ सीखने की मुद्रा में होनी चाहिए। और मैं क्रिकेट खेला हूं तो मेरे आदर्श सुनील गावस्कर रहे थे। उन्होंने जब अंतिम पारी अपनी खेली थी ओवर के ग्राउंड पर, तो उन्होंने 174 रन की पारी खेली थी और मीडिया के लोगों ने पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा था कि क्रिकेट का जीवन मेरा अधूरा रह गया। इसलिए मैं रोज सीखने की मुद्रा में रहता हूं। यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं या मुझे और सुधार की जरूरत है तो आप लोग मुझे सुझाव दें। मैं अपने जीवन के अंतिम सांस तक विद्यार्थी ही बना रहना चाहता हूं, लोगों को सिखाने की मुद्रा में नहीं जाना चाहता, सिर्फ अपनी अनुभव देता हूं, लोगों को अनुभव जो मैंने जिया है वो बताता हूं। इसलिए सीखने की मुद्रा में मैं रहता हूं। शिक्षकों का तनख्वाह यदि आप नहीं देंगे समय पर तो उनका ही परिवार होगा, बाल बच्चा होगा। और चलते चलते मैं एक चीज और बता दे रहा हूं, पूरे सभ्य समाज को, सरकार को, आम लोगों को, सबके लिए एक प्रश्न छोड़कर मैं जा रहा हूं। अगले लाइव में उस पर फिर चर्चा करूंगा। क्या पिछले 40 साल में हम लोग इस राज्य में स्लेवरी सिस्टम की ओर नहीं ढकेले गए हैं क्या? हम लोग दास नहीं बनाए गए हैं क्या? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो समाज का जो सबसे निचला स्तर है, अस्पतालों में, कार्यालयों में, जो बाथरूम साफ करता है, लैट्रिन साफ करता है, नाली साफ करता है, नंगे हाथ से करता है, उसे इस राज्य में ठेकेदारों के हाथ में डाल दिया गया। 5,000 6,000 उन्हें मिलती है। क्या 5,000 रुपया या 6,000 रुपये में कोई परिवार है क्या? दो लाख या 2.5 लाख जो है ग्राम रक्षा दल के लोग हैं। होमगार्ड की एक लंबी समय से समस्या है। इतने बेरोजगार लोग। और तो एक चीज और मैं बता रहा हूं, मुझे जानकारी मिली है कि अब सरकारी महकमा जो है सीधा सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया से अपने को अलग कर लिया है। आईजीएमएसओ, एमसओ, बहुत जगहों से जानकारी मिल रही है कि वहां पर कॉन्ट्रैक्टर बहाल किए गए हैं। कॉन्ट्रैक्टर को कहा जाता है कि मुझे 100 नर्सेज चाहिए, नर्सिंग स्टाफ चाहिए, हमको 50 ठो पैरामेडिकल अदर स्टाफ चाहिए, और वह सिलेक्शन करता है और पैसा लेता है। सिलेक्शन के लिए 4 महीने 5 महीने का तनख्वाह जो उसको देना होता है वह पहले ही कैंडिडेट से ले लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में वहां के अधीक्षक, डायरेक्टर सभी लोग बैठे होते हैं। मतलब सब कुछ शेयरिंग है। तो इस तरह से शोषण का जो स्टार्टिंग इस राज्य में हुआ है, सरकार से मैं हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि सुधार लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में, अब तो मैं सड़क पर हूं, सड़क पर रहूंगा, आवाज तो लगाऊंगा जब तक मेरी अंतिम सांस है। आप क्यों अपने आप को अलग कर रहे हैं? क्यों पूरे राज्य को ठेकेदारों के हाथ में दास बनाकर छोड़ रहे हैं? मत बनाइए दास। 21वीं सदी है। एक तरफ दुनिया चांद पे जा रही है, चांद पर यह होने की बात हो रही है, और आप अरस्तु के जमाने का स्लेवरी सिस्टम हमारे राज्य में लाकर थोप रहे हैं हम लोग के ऊपर, आम लोग के ऊपर। लोग स्लेवरी नहीं बनेंगे।
मैं बार बार कह रहा हूं कि मुट्ठी भर लोगों का जो ये खेल चल रहा है इस राज्य पर और इस देश पर, वह सब समाज स्वीकार नहीं करेगा। जितना जल्दी हो सके यह ठेकेदारों के हाथ से बहाली की प्रक्रिया जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, समय रहते इस प्रथा को किस किस विभाग ने इसको लागू किया है, इस पर आप अमल करवाइए, खत्म करवाइए इसको। क्योंकि जो ठेकेदार लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट अपने एम्प्लॉय को देने का, उसको सरकार तो अलग से पैसा देती ही है। उसके अलावा वो पहले बहाली में पैसा ले रहे हैं, बहाली के पहले ले रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? सरकार से 10 रुपये में तय होता है। आम जो लोग होंगे वो बंधुआ मजदूर होंगे, उनका कहीं कोई सरकार ये नहीं होगा। चलिए, जो लोग भी हमसे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हाथ जोड़कर सभी लोगों से कह रहा हूं कि यदि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो आप लोग जरूर कमेंट पे दीजिएगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं मैं संपूर्ण हो सकता है मुझसे कुछ गलत बोला रहा हो, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि लूज टॉक मैं नहीं करूं। अंदर में जो दर्द होता है, और स्वामी विवेकानंद ने यह कहा है कि दूसरे के दुख को देखकर तुम्हें यदि अंदर में दर्द महसूस होता है, तुम स्वयं दुखी होते हो, तो समझो कि तुमने देशभक्ति की पहली दहलीज पार कर ली। वह दहलीज निश्चित तौर पर मैं ऐसे कॉलर उठाता हूं अपना और कहता हूं कि मैंने वह दहलीज पार की है, क्योंकि मेरा जो पूरा जीवन समाज के लिए मैंने अर्पित कर दिया है, इसलिए थोड़ा बोलने का हक तो बनता ही है। नमस्कार।